हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो चैप्टर हेरिडिटी है उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे, उसके बाद जो है इसका पार्ट 2 भी करेंगे आगे की वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हेरिडिटी। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे पीछे क्लास 10 हेरिडिटी पार्ट 1 है। मैं संतोष कुमार राय, आपका बायोलॉजी ट्यूटर मेंटर। इसके बाद जो है हम लोग का सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेरिडिटी क्या है। व्हाट इज हेरिडिटी? तो हेरिडिटी the process of transfer of genetic information and characters or traits from one generation to next generation is called heredity। हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो अनुवांशिकता हेरिडिटी कह रहा है कि हेरिडिटी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के जो गुण होते हैं जो बच्चों में स्थानांतरित होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टर या ट्रेट्स को ही हम लोग जेनेटिक कैरेक्टर या हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी वो है उस विधि द्वारा जिस विधि द्वारा कैरेक्टर या ट्रेट्स जो है वो माता पिता से उसके संतान को मिलते हैं, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। तो होप ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। सो हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कैरेक्टर। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जीन में रहता है वो कैरेक्टर या ट्रेट्स जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करने की जो विधि होती है उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी जो होता है यानी रिप्रोडक्शन जब होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दो टाइप से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत आता है क्योंकि दो डिफरेंट गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स के दो अलग अलग माता और पिता यानी फादर और मदर के कैरेक्टर जो है वो आपस में मिलते हैं। तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर मिलने के कारण मेल और फीमेल गैमेट्स के आपस में फ्यूजन के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके कारण वेरिएशन भी होता है। दो व्यक्ति का कैरेक्टर मिलता है इसके कारण। तो वो वेरिएशन उसको हम लोग बोलते हैं द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। डीएनए कॉपिंग होता है जिसके कारण वेरिएशन आता है। और वेरिएशन का मतलब हुआ कि दो एक ही स्पीसीज के यानी मनुष्य अगर है मान लीजिए या डॉग ही है तो सारे डॉग तो एक जैसे दिखते नहीं है, सारे मनुष्य एक जैसे दिखते नहीं है। तो एक ही स्पीसीज के बीच में होने वाले डिफरेंसेस या पाए जाने वाले जो अंतर होते हैं उन्हीं को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। और उसके बाद टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो होता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन को अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन को स्टडी करते हैं उसको जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं उसको। एंड द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय विलियम बैटसन इन 1905। और जेनेटिक्स टर्म को देने वाले सबसे पहले विलियम बैटसन थे। हालांकि उन्होंने दिया था लेकिन उसके बावजूद भी ग्रेगर जोहान मेंडल, जी.जे. मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि मेंडल ने लॉ ऑफ जेनेटिक्स दिया था, लॉ ऑफ हेरिडिटी को दिया था, इसीलिए उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। तो उनके मरने के बाद ही उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में सम्मान दिया गया। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गए ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, जी.जे. मेंडल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके बाद आगे क्या है। तो आगे हम लोग का जो है वो है इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। दो तरह के ट्रेट्स होते हैं, आप सभी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आज समझ लीजिए उसको बेहतर तरीके से। ट्रेट्स यानी कैरेक्टर,
और कैरेक्टर ही जब माता पिता से उसके संतान को ऊपर जाता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर या ट्रेड्स जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटी को, ये कैरेक्टर को ट्रांसफर कौन करता है? जीन करता है, भूत वाला जीन नहीं। यानी जीन यानी इधर डीएनए के ऊपर जीन रहता है, हमारा क्रोमोजोम, एक तरह से कहिए क्रोमोजोम के ऊपर जीन रहता है, लोकेटेड रहता है, और आगे एक एक करके हम लोग देखेंगे। और वही जीन इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। वही कैरेक्टर या ट्रेड्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी परिलक्षित करते हुए ले जाता है, उसी को वो ट्रांसफर करता है। सो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसलिए जीन को हम लोग यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, यानी आनुवंशिकता की वो इकाई है। और जीन ही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर या ट्रेड्स को ट्रांसफर करने के लिए। अब हमारे पास दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स को समझना बहुत आसान है। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो माता पिता से हमको मिला है, यानी हमारी संतान को मिला है, हमारी संतान को भी जब पिता बनेगा तो अपनी संतान को देगा। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है उसको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं, यानी दैट द ट्रेड्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स एंड ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स। These traits are controlled by gene and transmitted to the next generation। जैसा कि बताया कि इनहेरिटेड ट्रेड्स जो है वो जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स, और वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट भी होता है। और ये ट्रेड्स जो होता है ये जीन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, एंड दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये दूसरे जनरेशन में जो है वो ट्रांसमिट नहीं होते, वो व्यक्ति स्वयं से अर्जित किया है, इसलिए इसको एक्वायर्ड ट्रेड्स हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, जिससे किसी का स्किन का कलर है, अगर माता पिता का एक इनहेरिटेड ट्रेड्स में तो वही कलर मिलता है। माता पिता अगर गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होते हैं, माता पिता अगर ब्लैक फेयर के हैं, काले हैं, तो बच्चे भी ज्यादातर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक आध दो कभी एक्सेप्शन होता है, वो अलग विषय है, लेकिन सामान्य तौर पर वही जीन रेगुलेट करता है, तो ऐसा ही कैरेक्टर पास होता है। आंखों का कलर भी माता पिता से मिलता है, नोज का शेप भी मिलता है। बहुत लोग देख के बोलते थे तुम अपने तुम्हारे पिताजी ये है क्या, फलाने के बेटे हो क्या या बेटी हो। ब्लड ग्रुप भी मैच करता है। तो क्योंकि इसके लिए जो है इनहेरिटेड कैरेक्टर जो है वो जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, तो ये सब एग्जाम्पल जो है वो इनहेरिटेड ट्रेड्स है। समझ गए? माता पिता लंबे हैं तो संतान भी लंबी होगी, क्योंकि लंबा होने वाला जीन उनको पास आउट होगा, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा, तो उनके बच्चे भी लंबे होंगे। माता पिता अगर शॉर्ट हाइट के हैं तो बच्चे भी शॉर्ट हाइट के होंगे। सॉरी थोड़ा। उसके बाद है इसका एग्जाम्पल जो है एक्वायर्ड ट्रेड्स का एग्जाम्पल क्या है कि पियर्सिंग ऑफ ईयर। अगर मान लीजिए माता ने पिता में यानी पिता ने अगर मान लीजिए कान छेदा लिया, कोई जरूर छेदाया हुआ कान वो बाद में उन्होंने छेदाया, जन्म के बाद से जो है, या पहले पुराने जमाने में लोगों को नाकों को छेदाया जाता था, कान को कोई घर में बहुत बार बार बच्चे मरते थे, जिंदा रहते थे तो उनको छेद दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे जब होंगे तो उसको भी छेदा हुआ ही मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो बर्थ होने के बाद, बड़े होने के बाद उसको छेद दिया गया, उसने अर्जित किया, वो कैरेक्टर उसको दिया गया। या कोई मान लीजिए बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बना, वो मसल्स बनाया तो और उस कंपटीशन में जीता, या वो मान लीजिए क्रिकेटर बना, तो कोई जरूरी नहीं उसका बेटा भी वैसा ही बनेगा। तो प्रैक्टिस किया, वो तो अर्जित किया, उसको जीन रेगुलेट नहीं कर रहा, वो मेहनत किया, उसको सुपर फाइन किया, तो वो कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप किया, उसने बॉडी बनाई, मसल्स बनाए। एक्वायरिंग वेट, कोई वेट लिफ्टिंग किया तो बहुत वेट उठाता है, तो उसने स्पेशल कैरेक्टर एक्वायर्ड किया है, अपने ड्यू कोर्स अपने लाइफ में अर्जित किया है। तो वो कैरेक्टर उसका जीन नहीं रेगुलेट कर रहा, उसके अंदर का प्रैक्टिस के कारण वो कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप हुआ है, तो उसको हम लोग एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। उसी तरह से जो है ड्राइविंग स्किल्स, किसी तरह का ड्राइविंग स्किल्स है, कोई स्कीटिंग करता है पैरों के बदल से, तो वो सब जो एक्वायर वेट है, एक्वायरिंग नॉलेज है, कोई बहुत बढ़िया नॉलेज है, तुरंत जवाब दे देता है, जीके वगैरह उसका बहुत अच्छा है, तो प्रैक्टिस करके और वैसा डेवलपमेंट है उसका बुद्धि का, उसके कारण कर रहा है, वो एक्वायर्ड ट्रेड्स है, वो अर्जित गुण है, ना कि उसका इनहेरिटेड है, यानी माता पिता से मिला हुआ है, अनुवांशिक गुण नहीं है। जो एक्वायर्ड ट्रेड्स अर्जित किया हुआ ट्रेड्स होता है, इनहेरिटेड ट्रेड्स माता पिता से प्राप्त ट्रेड्स होता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट को हम लोग करते हैं। अब इसके बाद जो है
यही ट्रेड्स को यहाँ दिखाया गया है पिक्चर में। जैसे मान लीजिए कि स्किन का कलर है, आई का कलर है, नोज का है, फिन पैटर्न है, ये और दूसरे जानवरों को भी मैच करता है। उसके लिए इनहेरिटेड ट्रेड्स क्योंकि जीन रेगुलेट करता है इसलिए वो मैच करता है। जबकि एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होता है जैसे चूहे का या पूंछ टूट गया, तो ऐसा नहीं है कि उसका बच्चा जो होगा और दूसरा चूहा जो जन्म लेगा तो उसका भी टूटा हुआ पूंछ होगा, नहीं, वो तो सही पूंछ वाला जन्म लेगा। टूटा हुआ पूंछ इसको ड्यू कोर्स में किसी कारण से कहीं दब गया, चिप गया तो टूट गया। फॉर द टाइम बिंग उसने उसको टूटी हुई पूंछ या उस तरह का अर्जित किया हुआ ये इसका कैरेक्टर है, इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाएगा। एक्वायर्ड ट्रेड से पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर में समझने हैं, इसलिए इसको दो पार्ट में हमने किया है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो पहला है कि डीएनए क्या है। जैसा हमने कहा कि जीन जो है वो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। क्रोमोजोम के ऊपर जीन पाया जाता है, डीएनए जो है उसी का पार्ट है। तो हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे। क्रोमैटिन एंड क्रोमोजोम्स क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। ये तीन चीज है, इसको एक एक करके हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद है जीन्स आगे आएगा। डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्या होता है, 2n और n का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की भी बात करेंगे। एलील क्या है, अलील, अलील किसको बोलते हैं। डोमिनेंट अलील क्या है या डोमिनेंट ट्रेट क्या है। रिसेसिव एलील क्या है या रिसेसिव ट्रेट क्या है। होमोजाइगस या प्योर कंडीशन क्या है। हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन क्या है। और लास्ट में करेंगे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या है। तो ये सारा अभी हम लोग देखते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है डीएनए। चलिए आगे, ये डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए को। डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, इसलिए इसको न्यूक्लियर मटेरियल भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डीएनए आरएनए आप 9th क्लास में भी पढ़े। कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जितने भी तरह के इंफॉर्मेशन, हमने कहा कि ये जितने भी तरह के कैरेक्टर या जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अनुवांशिक गुण जो भी माता पिता से मिलेगा वो सब को कैरी करता है डीएनए, और उससे ऊपर पाए जाने वाले जो जीन होते हैं। तो कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो डीएनए ही पास आउट होता है, डीएनए कॉपी होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए, ये आपको भी पता है, ये अभी हम बना करके आपको दिखाते हैं। आपने देखा भी होगा डायग्राम में, ये डीएनए कैसा होता है। ये इस तरह का डीएनए रहता है, इसमें बॉन्ड्स होते हैं। ये आपने देखा होगा डायग्राम में भी। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए होता है, डी डबल स्ट्रैंडेड होता है। एक स्ट्रैंडेड ये हुआ, एक धागा ये हुआ, लैडर लाइक स्ट्रक्चर, सीढ़ी के जैसा। अब ये कॉपी करके जिगजैग बनाता है। इसमें एक सेगमेंट जो है वो पेरेंट्स का आता है, एक सेगमेंट ऑर्गेनिज्म अपना बनाता है। इसीलिए जो है आपको हर ऑर्गेनिज्म का कुछ न कुछ कैरेक्टर डिफरेंट होता है जो उसको दूसरे से अलग करता है। या एक ही माता पिता के दो संतान होते हैं, यानी दो भाई हो गया या दो बहन हो गई या भाई बहन हो गया, वो भी एक दूसरे से अलग हो जाता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को एक ही स्ट्रैंड जो है वो कॉपी हो जाता है, एग्जैक्ट कॉपी होकर के माता पिता का मिलता है और एक ऑर्गेनिज्म का नया डेवलप होता है। तो इसलिए वैसा ही वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट भी होता है और इसीलिए वेरिएशन भी आता है। हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग कैरेक्टर भी होता है इन स्पाइट ऑफ पेरेंट्स का कैरेक्टर, क्योंकि एक तो उसका अपना है ना भाई ओरिजिनल, उसमें उसने एक डुप्लीकेट मतलब एक अलग कॉपी बनाई और उसको बना करके उसने अपने कैरेक्टर को पास आउट किया। तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर उसको नया मिलेगा ही, क्योंकि नए स्ट्रैंड पर नए जीन्स भी आएंगे। अब इसके ऊपर जो होता है जीन्स लोकेटेड होता है। ये जीन जैसे हम यहां पर अलग कलर से आपको बता देते हैं, समझिए ये जीन होता है, इस तरह से सीक्वेंशियली अरेंज होता है। अब मान लीजिए आंखों की कलर के लिए यहां पर जो रिप्रेजेंट किया हुआ ये जीन है, ये आपकी आंखों के कलर के लिए, किसके लिए है, आई कलर के लिए। अब यहां पर जो कुछ जीन्स है इसको भी अलग कलर से आपको बनाते हैं। चलिए ये अलग कलर से बनाते हैं। ये जो जीन्स हो गए, ये मान लीजिए स्किन कलर के लिए, स्किन कलर के लिए
तो अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग जीन रेगुलेट करता है, जो कि डीएनए के ऊपर पाया जाता है। और ये कॉपी होता है तो कैरेक्टर भी माता पिता से उसके संतान को जाता है। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन क्या है? ये क्रोमोजोम ही है। यहाँ आप देखो, क्रोमोजोम के ऊपर ही एक जीन लगा हुआ। अगर मान लीजिए यही डीएनए बहुत क्वाइल्ड फॉर्म में शुरू में रहता है, तो ये जो है अनइवन क्वाइल्ड रहता है, जैसे तैसे लपेटा हुआ रहता है, तो क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। और ये दिखलाई नहीं पड़ता। कब दिखलाई पड़ता है? जब सेल डिवाइड करता है। सेल डिवाइड करता है, उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है। पहले तो न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो ये धागे जो है आपस में खुलने शुरू होते हैं, और खुलने के बाद जो ये धागे जो हैं ये ऐसे आपस में समेटाते हैं, और समेटने के बाद जो है ये क्वाइल होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। द क्वाइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोजोम। तो ये जो क्वाइल्ड फॉर्म है ये क्या है? क्रोमोजोम है। और क्रोमोजोम बहुत लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो थ्रेड लाइक या रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। और इसी का एक सेगमेंट यहां से यहां जो आपने देखा, ये डीएनए था। ये डीएनए था, और इसके ऊपर एक क्रोमोजोम के ऊपर जीन होते हैं, तो इस डीएनए पर भी जीन आ गया। इसका एक सेगमेंट यहां काटे तो ये आपका हो गया क्या? जीन, डीएनए हो गया। तो डीएनए इज ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का एक हिस्सा आपने काटा, एक डीएनए बना। ये डीएनए यहां से यहां तक मान लीजिए बना है उसके क्रोमोजोम में, और इसी के ऊपर जीन लोकेटेड है। तो ये हो गया। अब जब क्वाइल्ड फॉर्म में जैसे तैसे लपेटा है तब क्रोमैटिन है, और जब क्वाइल होके कंडेंस्ड होकर के जब एक जगह मिल गया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम जब उसके ऊपर जीन जो है एक एक पार्ट में जो डिवाइड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। चलिए नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो हम लोग को समझना है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बॉडी सेल्स एंड गैमेट्स, ये समझना है। क्योंकि हैप्लॉइड किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स अगर ह्यूमन बॉडी में हम लोग बात करें तो 46 होता है। हम लोग सभी जानते हैं कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, ये आपको पता है, 46 क्रोमोजोम्स। तो 46 क्रोमोजोम जो होते हैं उसमें, या इसको हम लोग 23 पेयर्स बोलते हैं। 46 क्रोमोजोम या 23 पेयर्स होते हैं। क्रोमोजोम हमेशा पेयर में होते हैं। कोई पूछे तो बताना है, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, दो गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट्स होता है, एक फीमेल गैमेट्स होता है। उसके कारण जो है उसमें क्रोमोजोम एक मेल का एक फीमेल का यानी पेयर में होना जरूरी है, तो उसको हम लोग पेयर में रखते हैं। अब ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट गैमेट्स। जब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं यानी 46, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। 46 क्रोमोजोम्स जो होते हैं तो उनको हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं, और उसको हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। 2n से डिनोट करते हैं। और जब उसके आधा क्रोमोजोम्स होते हैं यानी 23, सिर्फ 23, तो उसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं, n से डिनोट करते हैं। सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम इसमें होता है। जैसे एक कॉपी ये क्रोमोजोम का हुआ, मान लीजिए ये क्रोमोजोम जो था ये 1 नंबर क्रोमोजोम है। दूसरे नंबर का क्रोमोजोम जो है अलग कलर से हम बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा, ये क्रोमोजोम है, दूसरे नंबर का क्रोमोजोम। अब यहां पर क्या है? ये मान लीजिए मेल का है। अब उसी तरह से यहां पर हमने बनाया, और ये जो है अलग कलर अब लेते हैं, ये इनका 1 नंबर का क्रोमोजोम था। उसी तरह से जो है इनका दूसरे नंबर का ये क्रोमोजोम था, नंबर 2। अब ये दोनों क्रोमोजोम जब आपस में मिला, ये और ये मान लीजिए मिल गया, जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ, ये मेल गैमेट्स था, ये फीमेल गैमेट्स था, दोनों को आपस में मिलाया गया, तो ये कैसा बनेगा यहां पर? अब यहां पर जो आपका क्रोमोजोम बनेगा, ये वाला क्रोमोजोम यहां से ब्लैक कलर का है तो इसको उठाते हैं, ब्लैक कलर से ये आ गया।
मान लीजिए ये मेल है, मेल का ये क्रोमोजोम आया, इधर से एक्स क्रोमोजोम था, और ये फीमेल का जो भी क्रोमोजोम था ये आया, तो इसका कलर हम लोग बनाते हैं, ये कलर था तो ये ऐसा हो गया। तो जब जायगोट बनेगा, फुल बॉडी बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये गैमेट में होगा। ये आपका स्पर्म है, ये मेल का, ये फीमेल का एग है, दोनों के फ्यूजन से स्पर्म और एग से फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जायगोट बना, ये यहां पर। और इसमें एक मेल का क्रोमोजोम और एक फीमेल का क्रोमोजोम नंबर 1, और ये था क्रोमोजोम नंबर 1 दोनों का, और मिलने के कारण एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम बना, इसलिए 46 क्रोमोजोम होते हैं ये डिप्लॉयड। और मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, गैमिट्स यहां लिखा हुआ है, मेल गैमिट इज दैट इज द स्पर्म सेल एंड फीमेल गैमिट दैट इज द एग सेल या ओवा आर हैप्लॉइड। तो गैमिट जो होते हैं वो सिर्फ हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि जब फ्यूजन करेंगे मेल और फीमेल तो वो अपने डिप्लॉयड हो जाएंगे 46, यहां से मिलेगा 23, यहां से मिलेगा 23, एंड देन द जायगोट बिकम 46, और जायगोट में 46 क्रोमोजोम हो जाएगा। इसीलिए जो गैमिट होते हैं वहां पर आपका मियोसिस होता है, वहां पर आपका मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, सेल डिवीजन जो होता है वो मियोसिस होता है। और माइटोसिस जो होता है वो अदर बॉडी सेल्स में होता है, जो 46 हर जगह क्रोमोजोम्स होते हैं। लेकिन गैमेट में, मेल के गैमेट में, स्पर्म में 23 और फीमेल के गैमेट यानी एग में भी 23 क्रोमोजोम। तो सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम होता है आपका, ये जो आप समझ गए हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में 23 ही यहां होगा, डिप्लॉइड में 46 होता है। तो और हैप्लॉइड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? हैप्लॉइड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो हैप्लॉइड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। और डिप्लॉइड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? 2n से डिनोट करते हैं। इसमें 46 क्रोमोजोम, इसमें ओनली 23, एक ही पेयर होता है, मतलब एक होता है जो, और एक मेल का एक फीमेल का, दोनों मिल करके n और n मिलके 2n हो जाता है, तो डिप्लॉयड हो गया 2n। क्रोमोजोम नंबर डिनोटेड एज 2n एंड 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोजोम होता है। मान लीजिए आंखों के कलर के लिए था तो 2 अलग अलग कलर हमने बनाया, आपको यहाँ पर आपने देखा कि एक हमने ब्लैक बना दिया, एक ये मेल का था, और एक हमने यहाँ पर बना दिया आपको ये फीमेल। तो एक कैरेक्टर के लिए 2 क्रोमोजोम, मान लीजिए स्किन कलर के लिए है तो ये स्किन कलर को डिनोट करेगा, बाकी दूसरा अलग कलर के लिए डिनोट करेगा, एक मेल का एक फीमेल का। अब जिसका डोमिनेंट होगा वो कैरेक्टर दिखेगा, यानी जो प्रभावी होगा, जो स्ट्रॉन्गर होगा वो वीक वाला को दबा देगा। मान लीजिए मेल का स्ट्रॉन्गर था, उसका कलर जो है वो ब्लैक था, तो बच्चा का कलर, और माँ का जो है ये वीक था, और इसका कलर जो है लेकिन फेयर था, गोरी थी, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण डोमिनेंट जिन उसके ऊपर हावी हो गया, तो उसका क्या ओवरऑल कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? ब्लैक ही दिखेगा। फादर का कैरेक्टर प्रभावी होकर डोमिनेंट वाला को रिफ्लेक्ट करेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, आपको ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझ में आ गया होगा। होप आपका एकदम क्लियर हो गया। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम ओनली 23 होगा तो उसको हैप्लॉइड बोलेंगे, और जब पूरा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा 46 होगा तो उसको हम लोग डिप्लॉइड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आइए, इसी को यहां समझाया गया है, जो आप देख रहे हैं कि मेल से आने वाला फीमेल के पास 46 क्रोमोजोम होता है, लेकिन फीमेल के गैमिट्स में जो है आपका फीमेल गैमिट जो होता है, यानी एग सेल में कितना होता है? एग में मियोसिस होकर के कितना होता है? 23 होता है। अब इसके लिए एक क्रोमोजोम यहां आ गया, ठीक है, इसका क्रोमोजोम अगर हम लोग देखें, और मियोसिस, और मेल में कितना होता है? मेल में भी स्पर्म होता है उसका गैमिट, इसमें कितना क्रोमोजोम होता है? इसमें भी वहां शुरू में 46 होता है, और स्पर्म में 23 होता है, और एग में भी 23 होता है, यानी n होता है, और यहां पर भी n होता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इन दोनों को फर्टिलाइजेशन यहां कराया गया। अब जैसे यहां मान लीजिए कि इसका क्रोमोजोम नंबर ए था, एक
इसका था और एक इसका था, ये दोनों को आपस में मिलाया गया। तो यहां पर क्या हुआ, स्पर्म सेल हैप्लॉइड था और एग सेल भी हैप्लॉइड था, दोनों का एन मिला और एन मिला, तो यहां क्या बना, 2n बना। यहां हम लोग लेते हैं एक ब्लैक कलर का, मान लीजिए ये मेल का भी बना दिए, और इसका जो है आ गया ब्लू कलर। अब ये कंप्लीट सेट हो गया। अब ये इसमें एन भी, ए भी आया, एन आया, ये 2n बन गया। तो ये जाइगोट बना। एग सेल फ्रॉम या ओवम हैप्लॉइड होता है और मियोसिस के दौरान मेल सेल का स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, और दोनों के फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट जो बनता है बेबी के रूप में, फिर ये इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो से डेवलप करके फीटस फिर बेबी बनता है, ये कंप्लीट सेट लेके आता है। ये मैटरनल कैरेक्टर होता है और पैटर्नल क्रोमोजोम इसको बोलते हैं। ये पैटर्नल हो गया क्योंकि फादर का मिला है ये ब्लैक वाला, तो ये हो गया पैटर्नल क्रोमोजोम और ये हो गया मैटरनल क्रोमोजोम, और दोनों के मिलने से होमोलोगस क्रोमोजोम बना, यानी कि सेम बना, तो इसको हम लोग 46 क्रोमोजोम बोलते हैं। मान लीजिए अगर एक्स भी मिला मेल का और फीमेल का भी मिला एक्स, तो इससे क्या बना आपका, दोनों एक जैसा हुआ, तो इसलिए होमोलोगस क्रोमोजोम और 46 क्रोमोजोम रहेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। और इस तरह से जो कंप्लीट सेट एक बनता है उसमें 46 क्रोमोजोम रहता है। सिर्फ गैमेट में मियोसिस होकर के आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान स्पर्म में 23 और एग में भी 23, दोनों आपस में मिले तो एन और मिलकर 2n बना है, और एक एक कैरेक्टर को एक एक पेयर रेगुलेट कर रहा है। जैसे स्किन का कलर, उसी तरह से आई का कलर, उसी तरह से नोज का शेप, और ये कैरेक्टर को रेगुलेट करता है जीन जो इससे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जीन्स क्या है, तो जीन्स इज द सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए, जैसा आपने कहा कि डीएनए का एक हिस्सा है, उसको एक हिस्सा आप काटे, दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग ए स्पेसिफिक प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल। तो क्रोमोजोम का एक पार्ट आपने लिया तो डीएनए बना, डीएनए का एक सेगमेंट, क्रोमोजोम इतना लंबा है, उसका एक पार्ट आपने लिया। डीएनए क्या है, जैसा हमने आपको बताया ना कि बहुत लंबा अगर क्रोमोजोम ये बना, आपको इसी को क्वाइलिंग किया, कंडेंस फॉर्म में बना, तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये क्रोमोजोम था, इसी का एक हिस्सा यहां से कट के आया तो ये डबल स्ट्रैंडेड का डीएनए बना, और इसी का डीएनए के ऊपर जो एक सेगमेंट है ये क्या है, जीन्स है, लोकेटेड होते हैं, और उसी का एक एक हिस्सा जो होता है वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। एक जीन जो है प्रोटीन या आरएनए मॉलिक्यूल बनाता है और हर एक कैरेक्टर को वो नियंत्रित करता है। जैसे यहाँ का जीन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ का जीन जो है वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर यहाँ का जो जीन है इतना दूर का सेगमेंट के लिए वो आई ऑफ कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक एक्यूरेट एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन ये इलस्ट्रेट कर रहा है पॉइंट को कि एक एक कैरेक्टर को दो दो जीन भी रेगुलेट कर सकते हैं, पेयर ऑफ जीन या मोर देन जीन्स भी करते हैं, लेकिन उसी तरह से रेगुलेट होता है। हर एक सेगमेंट में पाए जाने वाला जीन जो होता है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन बना करके। तो जीन्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, उसकी इकाई है ये जो जीन है, वो भूत वाला जीन नहीं है, एक एक जीन ये उसी पर क्रोमोजोम के ऊपर लोकेट है, उसी के डीएनए के एक हिस्से में ये क्रोमोजोम का बड़ा सा हिस्सा डीएनए बना, उसका एक सेगमेंट जीन बना, उसका एक भाग, और इसने एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को, एक खास कैरेक्टर को नियंत्रित किया, जैसे हाइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिर ये आई कलर, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लू आई है, नीले रंग का है, उसको रेगुलेट कर रहा है, आई के कलर को, स्किन के कलर को, ऑर्गेनिज्म के जो है नोज के शेप को। तो अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग जीन, अलग अलग प्रोटीन बना करके या दो तीन जीन भी मिलकर रेगुलेट करता है। सो जीन्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग एन ऑर्गेनिज्म ट्रेट्स और कैरेक्टर, एंड व्हेन डीएनए कॉपी दिस कैरेक्टर पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड। तो माता पिता से उसके संतान पर चला गया, एक कैरेक्टर जो है एक हिस्से में सेगमेंट में डीएनए पास हुआ,
तो चला गया, एक हिस्सा आया तो नया कैरेक्टर भी आया, तो कैरेक्टर को यही रेगुलेट कर रहा है जीन। सो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर। अब एक एक कैरेक्टर को दो जीन तो कम से कम रेगुलेट कर ही रहा है, क्योंकि एक माता का एक पिता का। तो जो सिंगल होता है उसको हम लोग अलील कहते हैं। यहां पर आ गया डोमिनेंट अलील वर्सेस रिसेसिव अलील। अब तय कौन करेगा कि कौन सा कैरेक्टर जाएगा? माता का भी आ रहा है, आपको तो बताया कि एक जीन एक क्रोमोजोम आया इधर से, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा आया फादर और दूसरा मदर से आया, और दोनों मिलकर के एक नंबर का जीन दूसरे नंबर का जीन और दोनों मिलकर के एक पेयर ऑफ कैरेक्टर को रेगुलेट किया। तो कौन सा कैरेक्टर दिखेगा, माता वाला दिखेगा कि पिता वाला दिखेगा, ये डिसाइड करेगा कौन एलील डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट एलील इज द स्ट्रॉन्गर एलील फ्रॉम द टू एलील्स। दो एलील जो एक कैरेक्टर के लिए आया, मान लीजिए हाइट के लिए एक ही आया, दो आया, अब उस दोनों में से कौन मजबूत है ये डिसाइड करेगा, वही कैरेक्टर दिखेगा। रेसेसिव एलील इज वीकर एलील फ्रॉम द टू एलील्स। डोमिनेंट एलील को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हेरेडिटी में, रेसेसिव एलील को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। चलिए, डोमिनेंट एलील जो है एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ कंडीशन। डोमिनेंट एलील जो है वो अपने आप को दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा, होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ओनली वन कंडीशन, रिसेसिव करेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें कि मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था पी प्लांट में, क्योंकि पी प्लांट को इसीलिए चुना था, उसमें बहुत सारे विजिबल कैरेक्टर दिखते थे, 7, 1 2 3 नहीं 7 तरह के कैरेक्टर थे। उसमें एक था हाइट ऑफ द पी प्लांट। तो अगर हम लोग हाइट ऑफ द पी प्लांट, हाइट पी प्लांट यहां लिख देते शॉर्ट में, उसको अगर बात करें तो मेंडल ने कहा कि एक एलील है टॉल, जिसको उन्होंने कैपिटल टी बताया और वो था डोमिनेंट, सॉरी वो डोमिनेंट वाला था, और स्मॉल वाला जो था वो हेट्रोजाइगस था, उसको उसने स्मॉल टी से डिनोट किया। मतलब वो था रिसेसिव, ये रिसेसिव है, रिसेसिव उसको कहा क्योंकि ये वीक है। डोमिनेंट एलील जो है वो दोनों कंडीशन, ये भी ये डोमिनेंट तो हो ही गया क्योंकि ये कैपिटल टी है, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी भी डोमिनेंट ही है क्योंकि ये टी इसमें भी प्रभावी था। ये दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी में दिखता है। आगे अभी यहां पर और समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, अलील इज द अल्टरनेटिव वर्जन और फॉर्म्स ऑफ ए जीन। जीन का अल्टरनेटिव वर्जन जो होता है उसको अलील बोलते हैं। देयर आर 2 और मोर फॉर्म्स, जैसे हमने बताया, ऑफ ए जीन आर प्रेजेंट एट ए पार्टिकुलर और स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ए पार्टिकुलर और स्पेसिफिक क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम जो है डीएनए का जो सेगमेंट है उसके ऊपर जो है एक कैरेक्टर के लिए 2 या 2 से ज्यादा अलील भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। देयर आर 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर प्रेजेंट एट ए पार्टिकुलर और स्पेसिफिक लोकेशन। जैसे हमने बताया, मान लीजिए वहां पर भी आपको बताया था कि एक ये मेल है और एक ये फीमेल है। अब यहां पर अगर आइएगा, मान लीजिए एक एलील जो है इनका है, फिर इसी तरह से एक और है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। अब फादर का ऐसा ही जीन जो है ये आपका फादर का था, ये मदर का, ये फादर यानी एफ। अब इनका 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर है ये। अब ये दोनों मिलेगा, मान लीजिए ये टॉलनेस के लिए था तो टॉलनेस के लिए मिला और ये मिला, तो इनका कैसा हो जाएगा, इधर से मेल वाला आया तो मेल वाला तो ये आएगा, ये एक अलील कहलाया। मतलब जीन का में 2 पेयर होता है, उसमें से पहला वाला जो होता है
यानी फादर का या मदर का जो भी है, उसको एक सिंगल को अल्टरनेटिव वर्सन और फॉर्म्स ऑफ ए जीन होता है, इसको एक को हमने अलील कहा। क्योंकि ये मेल का आ रहा है इसलिए दिख रहा है ये मेल का अलील है। ये आया किसका? फीमेल का आया, तो ये फीमेल का अलील हो गया। अब ये दोनों मिल करके हाइट को कंट्रोल करेगा, दो तो जरूर होगा या उससे ज्यादा भी होगा, तो एक सिंगल वाले को कहते हैं अलील, और जो जो स्ट्रॉन्गर होता है उसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं। जैसे ये कैपिटल टी था तो ये कैपिटल टी हो गया। अब ये मान लीजिए इसका स्मॉल टी था तो ये स्मॉल टी हो गया। तो इसमें भी क्या हो गया? ये दोनों मिल करके, ये स्ट्रॉन्गर वाला प्रभावी था, टॉल हमको पता है, इसलिए ये भी टॉल होगा। तो डोमिनेंट एलील स्ट्रॉन्गर वन है उसको कैपिटल से दर्शाते हैं, रिसेसिव एलील वीकर वन है उसको टी स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ, जीन फॉर फ्लावर कलर, यहां पर जीन फॉर हाइट ऑफ ए प्लांट के लिए दर्शाया गया कि डोमिनेंट एलील स्ट्रॉन्गर वन था, रिसेसिव एलील वीकर वन था, इसलिए कैपिटल टी मिला तो भी टॉल हुआ और कैपिटल टी स्मॉल टी मिला तो भी टॉल हुआ। ये प्योर टॉल था, होमोजाइगस कंडीशन थी। एक जैसे एलील मिलेंगे तो होमोजाइगस होगा, अलग अलग एलील मिलेगा तो हेट्रोजाइगस होगा। ये हेट्रोजाइगस मिक्स हो गया, ये हाइब्रिड कंडीशन है। ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, लेकिन कैपिटल टी स्ट्रॉन्गर एलील है, स्ट्रॉन्गर एलील है, इसके कारण ये भी टॉल है। तो ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है। उसी तरह से फ्लावर कलर के लिए क्या था? ये डोमिनेंट एलील वायलेट के लिए स्मॉल कैपिटल भी था, और रिसेसिव एलील व्हाइट कलर जो था वो कम दिखता था। व्हाइट कलर के जो फूल थे मटर के वो कम दिखते थे, और वायलेट कलर के बैगनी कलर ज्यादा दिखते थे, क्योंकि वो जो था आपका रिसेसिव, डोमिनेंट वाला जो है व्हाइट वाला रिसेसिव था और वायलेट वाला डोमिनेंट था। तो इसके कारण जो हो गया आपका ये कैपिटल भी बनेगा, तो ये वायलेट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला ही दिख रहा है इसके जैसा। या अगर कैपिटल भी स्मॉल भी होगा, हाइब्रिड हेट्रोजाइगस कंडीशन, तब भी ये वायलेट ही होगा क्योंकि वायलेट वाला एलील यहां पर डोमिनेंट है। समझ गए हो? चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप इसी को आगे आ गया था उस समय, यही है डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। तो ये सिर्फ अपने आप को जो है होमोजाइगस कंडीशन है, दो स्मॉल टीटी मिलेंगे तभी ये दिखेगा। ये तो दोनों में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में दिखेगा। तो यहां पर आपका इसलिए ये दिख रहा है क्योंकि ये स्मॉल टीटी है, तो ये हो गया आपका, ये शॉर्ट हाइट का होगा तो शॉर्ट हाइट फिर दिखेगा। टॉलनेस ये दोनों में होगा, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस में। उसी तरह से हम लोग कैपिटल भी नहीं, यहां पर स्मॉल भी होगा तो ये व्हाइट कलर का दिखेगा। यहां पर कैपिटल भी स्मॉल भी होगा, कैपिटल भी स्मॉल भी, तो ये वॉयलेट कलर का दिखेगा। इसी तरह से यहां पर कैपिटल भी और कैपिटल भी में भी ये वॉयलेट कलर का दिखेगा। तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये प्योर कंडीशन है, ये हाइब्रिड है जो, और ये जो है होमोजाइगस कंडीशन जो है ये प्योर कंडीशन है, ये ड्वार्फ का है या व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर के लिए है। उसी तरह सीड सेम सीड कलर के लिए भी होता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। तो जो सिंगल फॉर्म था, एक को हमने एक टी को ये कहा आपका एलील है, एक को हमने कहा। उसके बाद जो है आपका आ गया फिनोटाइप वर्सेस जीनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है ये अक्सर हम लोग यूज करते हैं। मेंडल ने अपने क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो बताइए, जीनोटाइप रेशियो बताइए, F1 जनरेशन का, F2 जनरेशन का। तो हम लोग क्या करेंगे, फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर, या फिजिकल कैरेक्टर को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, जो बाहर से परिलक्षित होता है। इसके लिए हमने बताया कि होमोजाइगस डोमिनेंट जो है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तो जैसा हमने बताया कि दो तरह के, जैसे हाइट ऑफ द पी प्लांट के लिए यहां पर आपको दो कैपिटल टी मिलेगा, दो कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट।
तो 2 कैपिटल टी यहां पर आ गया, या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी ये क्या, ये होमोजाइगस में तो यही होगा ना। होमोजाइगस में जो है आपका ये कैपिटल टी होगा, हेटेरोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो ये भी टॉल होगा। तो ये टॉल जो है ये इसका फिनोटाइप है, जो बाहर से दिखता है ये फिनोटाइप है। और इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसका जीनोटाइप हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये इसका जीनोटाइप। इसी तरह यहां जो कैपिटल टी टी जो है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये इसका जीनोटाइप है। और इसके कारण जो है ये आपको दिख रहा है कैसा, टॉल। तो ये बाहर से जो कैरेक्टर हमको दिख रहा है ये इसका फिनोटाइप है। बाहर से जो कैरेक्टर हमको दिख रहा है कि टॉल, ये बाहर से दिखा, तो ये फिनोटाइप, एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। और जो जिसके लिए जो इंटरनली जीन रेगुलेट कर रहा है, जैसे यहां स्मॉल टी हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, इसके कारण ये कैसा दिखेगा, इसके कारण ये शॉर्ट दिखेगा, शॉर्ट हाइट का दिखेगा। तो ये शॉर्ट हाइट इसका फिनोटाइप है, जो बाहर से विजिबल कैरेक्टर है, फिजिकल ट्रेट्स है, फिजिकल कैरेक्टर है। और जो उसके लिए जो स्मॉल टी जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, जो वीक वाला दिखलाया था, दोनों आपस में मिला, इसके कारण ये दिखा। ये जीन सीक्वेंस को दर्शा रहा है, तो ये जीनोटाइप तो होप आपको समझ में आ गया होगा। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप भी, एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप, सॉरी फिनोटाइप, एंड द जीनोटाइप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। जो जीन जो रेगुलेट कर रहा है स्मॉल टी या कैपिटल टी और टी, या उसी तरह से स्मॉल भी ये व्हाइट को दर्शाएगा, तो ये व्हाइट जो हो गया ये इसका फिनोटाइप है, और स्मॉल भी जो हो गया ये इसका जीनोटाइप है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।